पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो होते होते ही हैं इसमें। कई बार ऐसा होता है कि नंबर कम आ रहे हैं तो उस टाइम डाउन हो जाता है। कई बार लगता है कि भाई कहाँ आ गया हूँ, ये अच्छा खासा कहीं जॉब कर तो लगता है। तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुरे फेस से गुजर रहे हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर लें जो आपको समझता है अच्छे से जी। कहीं टहलने निकल जाए, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे GS2 GS4 और ऑप्शनल पे। बट आइसोलेशन भी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। 10 घंटे 12 घंटे आपको आइसोलेट रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे 2-3 घंटे का स्लॉट बनाया, फिर आधा घंटा टहलने निकल गए, फिर रात का 2-3 घंटे का उन रास्तों पे मोटरसाइकिल में निकलना, टहलना, नदी किनारे बैठना पसंद था। रिलेशनशिप्स और पढ़ाई को लेके साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको तो अगर मैं 4 साल पहले देखूंगा अपने आप को और जो मैं आज हूँ, शायद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे मेरे अंदर जी। 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक तो इस पूरे एग्ज़ाम में ना आप 2-3 चीज़ें और सीखते हो। एक रोज़ 365 दिन उठ के वही चीज़ बार बार पढ़ना, वो मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा। देखो मन नहीं लगता तो फिर दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मन लगाना पड़ेगा उसमें। रिविजन, प्रैक्टिस, PYQs भी कम आते थे। हाँ, 40-50 नंबर से स्टार्ट किया मैंने भी, ऐसा नहीं। गलती से सीखो रिवाइज करो, गलती से सीखो रिवाइज करो। स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स कुछ अलग करते हैं यार। अरे नहीं भाई, क्या अलग करेंगे यार। तो कभी कभी तो बोर हो जाते हो ना यार पढ़ते पढ़ते, तो फिर दोबारा रिपीट करूँगा। प्रोसेस आसान है बट डिफिकल्ट भी साथ में है। थोड़ा ब्रेकअप करता हूँ मैं आराम से, प्रॉपरली क्या करना है क्या आपको। दिन को 3-4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। लाइन्स रिवाइज करो, एक दिन हिस्ट्री पढ़ो, अगले दिन मतलब हिस्ट्री खत्म करो, फिर ज्योग्राफी खत्म करो, पॉलिटी खत्म करो, और ये साइकिल चलाते रहो। बॉडी में आप डेटा यूज़ करो अच्छे से, मिनिस्ट्रीज जो है उसकी रिपोर्ट्स आप यूज़ करो। ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ यार, ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो परेशान देता था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट्स व्यू की टीम पिछले कई टाइम से UPSC टॉपर्स के साथ, UPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ, जो UPSC में फेल भी होते हैं उन्हीं के साथ, और भी जो तमाम UPSC एस्पिरेंट हैं, हर किसी एस्पिरेंट की स्टोरी इस YouTube चैनल के ज़रिए आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज सर है, इनकी 72 रैंक के साथ UPSC 2023 के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनका ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, मीडियम है इंग्लिश, और साथ ही साथ इनकी जर्नी ऑल ओवर जो रही है, कितने अटैम्प्ट्स दिए, इनसे सर से बात करेंगे। और आखिरकार एक UPSC एस्पिरेंट के ज़िंदगी में रियल लाइफ को इन्होंने बहुत ही करीबी से देखा है। सारी इस डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि किस टाइप की क्वेश्चंस जो आपकी क्रीज है हम लोग UPSC टॉपर्स के साथ बातचीत करते वक्त आपके सॉल्व कर जाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच यार। बताइए सर, रिजल्ट का दिन और आखिरकार सफलता हासिल की, उसके बाद क्या माहौल है? क्या यार मतलब खुशी का ही माहौल है हर जगह। तो पेरेंट्स फ्रेंड्स सब काफ़ी खुश हैं और मैं भी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं इंडिया की मुश्किल एग्जाम UPSC के बारे में, जिसका सपना हर साल करोड़ों लोग देखते हैं। शायद आपने, मैंने जिंदगी में एक बार तो IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने का सपना जरूर देखा ही होगा, सोचा ही होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसे क्लियर करने के बाद आपके एक सिग्नेचर से आप लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी एस्पिरेंट के लिए मेरे पास इसी से जुड़ी एक शानदार अमेजिंग न्यूज है। 28 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पर इस साल का सबसे बिगेस्ट इवेंट फॉर UPSC अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाला है। इस इवेंट में इस साल के UPSC टॉपर जैसे सेकंड रैंकर अनिमेश प्रधान सर, इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर मुरनाल पटेल सर, सूरदर्शन गुज्जर सर, मधुकर कोटवे सर, सर अहमद महराज सर, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फेमस सेलिब्रिटीज भी, जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जैसे एस्पिरेंट सीरीज के संदीप भैया और आपके विजेंद्र सर भी यह अटेंड करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं खुद आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं और अनअकैडमी ने आपके लिए 2 बड़े सरप्राइज प्लान रखे हैं। देखिए, UPSC के नाम पर मोटिवेशन और स्ट्रेटजी वीडियोस तो आप डेली देखते हैं, लेकिन इस इवेंट के माध्यम से आप टॉप रैंकर्स से और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से गाइडेंस लेके वाकई में आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बूस्ट कर सकते हैं। इस इवेंट में होने वाला एक आइकॉनिक गेम शो जिसमें आप घर बैठे ही पार्ट, इसलिए सभी स्टूडेंट्स और स्पेशली UPSC एस्पिरेंट को ही इस इवेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो आप सब लोग 28 अप्रैल को 1 बजे से लेकर 2:30 के बीच अपने घर पे ही बैठे इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं। YouTube चैनल अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप वीडियो लिंक पे क्लिक करके वीडियो को लाइक करें। चलो नहीं, कैसे थोड़ा स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताइए, कहाँ से आते हो, क्या है? नैनीताल जिले से एक हल्द्वानी शहर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, उत्तराखंड स्टेट में जी। और बेसिक एजुकेशन वहीं से हुई है, अर्ली एजुकेशन। उसके बाद IIT रुड़की से BTech किया है मैंने, फिर 2 साल जॉब भी किया है बेंगलोर में, और उसके बाद तैयारी चालू करी है और 3rd अटेम्प्ट था मेरा ये। ओके
सर दो अटेम्प्ट पहले क्या जर्नी रही है? मैंने 21 और 22 दोनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था मैं, तो दोनों में इंटरव्यू दिए हैं, पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इस बार आगे लिस्ट में। ओके सर, यूपीएससी की जर्नी को लेकर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि जर्नी बड़ी, पता नहीं चलता कि इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, कभी किसी स्टेज से बाहर हो जाते हो। तो अल्टीमेटली आपने दोनों स्टेज को आपने करीबी से देखा कि फाइनल सिलेक्शन भी लिया है, और जब इंटरव्यू देने के वक्त फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हो, इस दोनों में क्या डिफरेंस देखते हो सर? डिफरेंस तो मेरे को लगता है वही फीलिंग का ही डिफरेंस है कि आप फील कैसा करते हो उस टाइम। तो जब इंटरव्यू से बाहर होते हो आप, तो सॉरी, जब आपका फाइनल्स में नाम नहीं आता तो आपको वही बहुत गंदी फील होता है उस टाइम। मतलब उसको मैं इनफैक्ट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता वर्ड्स में कि वो कैसी फील होती है। बिल्कुल। और जब आप निकलते हो तो वो काफ़ी खुशी की फीलिंग है, और उसको भी खैर डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, पर वही फील काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी आपको लगता है कि एक जो पहाड़ आपने सर पे उठाया लिया था, वो बहुत मेहनत वाला काम तो है जी। तो वो कहीं ना कहीं निकल जाते हो तो लगता है पहाड़ हट गया, जिससे रिलैक्स्ड है, अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो सिलेक्शन के बाद जब पीडीएफ में नाम और रोल नंबर दिखा, सबसे पहले किसको फ़ोन किया आपने और क्या बोला, क्या बात हुई थी? मतलब एक्चुअली मैं उस टाइम सो ही रहा था, रिजल्ट आया था, तो मैं तो मेरे को एक कॉल आया, तो फिर कॉल जब आया तो मैंने व्हाट्सएप देखा था सबसे पहले, तो उसमें कांग्रेस लिखा हुआ था, तो मेरे को पता था लिस्ट में नाम तो है ही। तो फिर एक दोस्त है शशिकांत, उसका वीडियो कॉल आया मेरे पास, तो मैंने उठाया उसको, तो उसने बताया कि 72 रैंक आई है। तो अच्छा लगा काफ़ी उस टाइम, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि हाँ भाई इतनी आ सकती है करके। फिर देखा तो थी। ओके सर, पढ़ाई की बातें तो हमने बहुत सारे टॉपर्स के साथ की है, स्टेट जी, बुक लिस्ट, हर चीज़ को लेकर की है, लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड सेट में इस प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी दुविधाओं के सामने गुजरने करना है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी यूपीएससी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मानसिक अवसाद के रूप में, डिप्रेशन कहें, कई बार स्टूडेंट्स को गोलियां भी खानी पड़ती है, और कई बार ऐसी होती है कि उनको भूख भी नहीं लगती। क्या आपके साथ होता था, और इस चीज़ों से किस प्रकार अपन छुटकारा पा सकते हैं? मतलब देखो, पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि नंबर कम आ रहे हैं तो उस टाइम डाउन हो जाता है। कई बार लगता है कि भाई कहाँ आ गया हूँ, ये अच्छा खासा कहीं जॉब कर तो लगता है। तो देखो ये परिस्थितियाँ आती हैं, बनती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो आपको मोटिवेट कर रखते हैं कि भाई जी लगे रहो, आप में वो कैपेसिटी है कि आप कर सकते हो। तो उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम। और ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से आपको अपने ऊपर भी विश्वास बना के रखना है कि हाँ भाई कर तो सकता ही हूँ मैं। बिल्कुल। तो वही, आपको कभी ऐसा लग रहा है तो आप आधे दिन का रेस्ट लीजिए, कहीं पार्क में टहले निकल जाइए। जैसे मेरे घर के पास नदियाँ और पहाड़ वहाड़ थे, तो मैं कभी वहाँ जाके बैठ जाता था, बाइक पर लेके जाता था अपना, वहाँ जाके बैठ जाता था 1 घंटा आधा घंटे के लिए। तो उससे क्या होता है, आपका माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलता है उस चीज़ से। और फिर किसी अपने अच्छे मित्र से बात कर लीजिए फ़ोन पे जिनको आप बहुत से जानते हैं, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से मित्र हैं, तो आपको अच्छे से वो आपको समझाते हैं कि भाई आप कर सकते हो। तो यार यही प्रोसेस है इसमें। तो लोगों का साथ बनाए रखें, और कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुरे फेज से गुजर रहे हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर लें जो आपको समझता है अच्छे से। कहीं टहलने निकल जाएँ। तो यही तरीके हैं यार से बाहर आने के। तो आपने सर 2 साल जॉब भी किया है। हाँ। तो जॉब छोड़ के यूपीएससी में आना, आपको रिस्क नहीं लगा कि थोड़ी बहुत रिस्क है? तो क्या उसके बाद क्या आपके अंदर ऐसी चीज, आपको कॉन्फिडेंस किस बात का था कि मैं अगर यूपीएससी में सिलेक्शन ले ही डूबूंगा, क्या वो था? ये देखो, कॉन्फिडेंस तो मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपको पता होता कि हो ही जाएगा वाला सीन तो नहीं हो सकता इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट और अनसर्टेन बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि एक बार अटैम्प्ट देके देखना है कि क्या मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो पहले अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँच गया था मैं। तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, थोड़ा सा और पुश करने की ज़रूरत है, हो ही जाएगा। तो मैं वही बोलूँगा, आप अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो और आपको दिख रहा है कि आपका प्री क्लियर हो रहा है, तो कहीं ना पता है कि आप मेहनत करोगे तो मेंस भी क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो वही एक खुद को आश्वासन देते रहना है आपको। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है इसमें। तो सर 2 इंटरव्यू दिए आपने लगातार, वो उस स्टेज पे क्या गलतियाँ रही आपको? आपने एनालिसिस किया होगा, प्रिपरेशन करता है, तो उस टाइम क्या लगा कि आखिरकार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? या मोस्टली मेरा क्या हो रहा था कि मेंस में थोड़ा नंबर कम रह जा रहे थे। मतलब हर पेपर में अगर तो 5-10 नंबर कम होते हैं तो मोटा मोटी आपके 50-60 नंबर कम हो जाते हैं जी, जिसकी वजह से बाहर हो रहा था। तो मुझे समझ में आया कि मेंस ही है जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेंस ही आपको निकलवाता भी है और रिजल्ट भी देता है। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है। इंटरव्यू में आपके कहीं ना कहीं 150-200 कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो मेहनत करके आप ला सकते हो, पर वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। पर मेंस में अगर आप मेहनत करते हो तो आपको नंबर आते ही आते हैं। तो मैंने वही कोशिश करी, मेंस में फोकस किया, ऑप्शनल को अपना स्ट्रॉन्ग किया। बाकी ऐसे एथिक्स और GS2 इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं देख रहा था कि इनमें जो है आजकल नंबर ज़्यादा आ रहे हैं।
GS1 GS3 के मुकाबले। तो अब जिन पेपर नंबर ज़्यादा आना उसमें थोड़ा फोकस करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं। तो फिर यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि GS से GS2 GS4 और ऑप्शनल पे मेहनत ज़्यादा करनी है इस बार। तो वही शायद मैंने इन 5 सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया और कहीं ना कहीं मुझे रिवॉर्ड मिला इन पे मेहनत करने का। सर इस प्रिपरेशन में आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि अपन फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाते, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, किसी को इस प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं सीरियस कर रहे हैं तो नहीं टाइम दे पाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि उनको भी मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, पूरा इस प्रिपरेशन में आ रहा हूँ, कई मतलब होगा नहीं, तो कई एस्पिरेंट ऐसा होता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो फिर उस समय कैसे उनको क्या करना चाहिए? हाँ मतलब ये जर्नी ऐसी है कि यार आपको थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है लोगों से। मतलब आप रेगुलरली लोगों से नहीं मिल सकते जाके, चाहे आप मतलब पेरेंट्स तो ठीक है, आप अगर दिल्ली रह रहे हैं बाहर रह रहे हैं तो आप वैसे नहीं मिलेंगे, पर अगर घर में तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद 1 घंटा मिल पाएंगे, उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। तो आइसोलेट आपको रहना होते भी और रहना भी पड़ता है यार, बिना आप आइसोलेशन के आप इसको अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो यही बोलूँगा कि आप जैसे आप 8-10 घंटे अपने पढ़ाई के निकाल रहे हैं, तो उन 8-10 घंटे के अलावा अगर मैं आपको जैसे सोने खाने वाने का टाइम निकाल दें तो आप 1 आध घंटा लोगों के साथ स्पेंड करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो चाहे वो पेरेंट्स हों, अगर जो दिल्ली रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स हों या मेंटर्स हों, टीचर्स हों या कोई भी हो, तो टाइम निकालना ज़रूरी है मेरे ख्याल से उन चीज़ों के लिए। बट आइसोलेशन भी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। 10 घंटे 12 घंटे आपको आइसोलेट रहने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे लगता है। तो सर 72 रैंक, ये 3 साल का बड़ा संघर्ष, इससे पहले भी आपने प्रीलिम्स के लिए बढ़िया तैयारी, 3 से 4 साल का मान लेते हैं मोटा 4 साल ऑलमोस्ट मान लीजिए। 4 साल मान लेते हैं। सर कितना टाइम देते थे आप, ईमानदारी से स्टूडेंट्स को बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, क्या खुद से रिलेट कर पा रहे हैं कि मतलब आप रियल में कितना टाइम देते थे और मतलब टाइम टेबल रूटीन क्या था आपका? तो मैं जनरली मोस्टली एग्ज़ाम जब पास नहीं है तो 8-9 घंटे टाइप्स निकालने की कोशिश करता था, और जब एग्ज़ाम पास आ जाता था, जैसे प्री पास आ गया तो 10-12 घंटे निकालने की कोशिश करी। मेंस में तो ये टाइम और बढ़ जाता है, मेंस में आपके 12-13, क्योंकि मेंस के टाइम आपको बस खाने सोने के अलावा पढ़ना ही होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। तो जनरली ये रहता था मेरा रूटीन बेसिकली मैं घर पर रहता था, तो मैं मॉर्निंग पर्सन था, तो सुबह 6 बजे उठ जाता था और 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये मतलब मोटा मोटी ये शेड्यूल होता था। बीच बीच में जैसे 2-2 घंटे के स्लॉट्स बना लिए, 2 घंटे का ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर 2-2.5 घंटे के बाद लंच कर लिया, थोड़ा नैप भी ले ली बीच में, फिर 2-3 घंटे का स्लॉट बनाया, फिर आधा घंटा टहलने निकल गए, फिर रात का 2-3 घंटे का स्लॉट बनाया और फिर डिनर करके सो गए। तो ये रूटीन रहता है जनरली। सर इंटरव्यू में भी हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं, इस प्रिपरेशन में तीनों स्टेज को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपकी हॉबीज़ क्या थी? आप अपने जब लगता था कि अभी पढ़ाई का मन नहीं, उस समय क्या करते थे अपने आप को? मतलब मेरे को मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो वही मेरी हॉबी भी रही है और वही मैंने लिखा भी था। तो ये होता था, मैं जैसे आपको बताया भी, पसंद भी है और रोज़ निकलता भी था मैं, मतलब वही, क्योंकि मैंने बताया घर जो है फुट हिल्स में ही है मेरा, तो उन रास्तों पे मोटरसाइकिल में निकलना, टहलना, नदी किनारे बैठना पसंद था। तो वही करता भी था, उससे फ़ायदा भी होता था, आपको रिलीफ मिलता था। और इंटरव्यू में वही लिखा था मैंने, तो उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई, बाकी तो ओके। सर कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये भी आते हैं कि रिलेशनशिप्स और पढ़ाई को लेके साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि क्या सही मायना क्या है कि आप किस दिशा में जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर देखो आपका रिलेशनशिप जो है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छी खासी है, तो मतलब 1-2 साल से ऊपर आपको हो चुका है और आप एक दूसरे को समझते हो अच्छे से, कि आपको पता है कि दिन में 1 आध घंटा आपको अपने एक दोनों के लिए टाइम स्पेंड करना ही, साथ निकालना है, तो वहाँ पे वेल एंड गुड। पर आप ऐसा हो रहा है कि आप दिन भर में आप एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, बात कर रहे हो। हाँ, फिर आप मतलब आपका इसमें प्रायोरिटी क्या है? आपका प्रायोरिटी पढ़ाई करना है ना। देखो अल्टीमेटली एम जब एग्ज़ाम निकालना है तो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना। तो अगर 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हो अपने अच्छे से, उसके बाद आप 1 आध घंटा स्पेंड करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने बोला आपको कि आपको 1-2 पर्सन चाहिए जो आप आपसे बात कर सकें, मोटिवेट कर सकें, तो वो आपका पार्टनर ही ना हो, आपका पार्टनर तो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल। तो एक दो सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, और बाकी टाइम साथ में पढ़ सकते हो साथ में पढ़ो, अलग अलग पढ़ो वरना। तो ये है। सर ऑप्शनल को लेके बात कर रहे हैं, आपके 310 नंबर आए ऑप्शनल में। 309 है वैसे। 309, हाँ। एंथ्रोपोलॉजी में मतलब अच्छे, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो क्या वो स्ट्रेटजी क्या थी? थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी के बारे में बताओ। तो बेसिकली इस बार मैंने ये कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। जी।
तो अगर मैं आपको ब्रेकअप करके बताऊं उस चीज़ का, तो जैसे एक मंदार पाटकी करके टॉपर रहे हैं 2019 के, तो उनके नोट्स का मैंने काफ़ी सपोर्ट लिया इस बार। उन्होंने काफ़ी ना उसके उनके जो नोट्स हैं बहुत डिटेल्ड नोट्स उन्होंने बना रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उन नोट्स ने मुझे फ़ायदा दिया, स्पेशली पेपर 2 के लिए। उसके अलावा पेपर 1 के लिए टेक्स्ट बुक्स तो हैं जो आपको पढ़नी होती है, उनके अलावा बताता हूँ आपको, एक AIR 70 थे पिछले साल के, नारायण अमित करके नाम है, उनके नोट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, स्पेशली पेपर 1 के लिए। आर्कियोलॉजी के नोट्स उनके काफ़ी अच्छे थे, तो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली इस बार। उसके अलावा अक्षय जैन सर है, उनकी बुक आती है एक एंथ्रोपोलॉजी की, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। पेपर 1 में बेसिकली इस बार देखो सभी बताएंगे आपको, कोई भी आपको आंसर लिखना होता है ना, तो आपको जो स्कॉलर एंथ्रोपोलॉजी का स्कॉलर है उसके साथ सपोर्ट करते हुए आपको कोई भी स्टेटमेंट देना, आपको तो स्कॉलर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है और उनकी बुक लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि आपके आंसर को एक एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो मैंने ये कोशिश करी कि हर एक आंसर में कम से कम नहीं तो 4 से 5 स्कॉलर्स और उनकी बुक्स का यूज़ किया जाए, ताकि मेरे जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए और एक सॉलिड आंसर बन जाए। तो एक वो तरीका होता है। दूसरा जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें आपको डायग्राम्स का बहुत अच्छा यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी आपसे ह्यूमन बायोलॉजी रिलेटेड है, तो आप कहीं का डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें एज मिलता है। तीसरा अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ तो एक चीज़ बोलते हैं केस स्टडीज़ होती है, जो हमारे ट्राइबल्स हैं इंडिया के और पूरी दुनिया के, तो उनकी कुछ केस स्टडीज़ होती हैं, मतलब उनमें उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन रिलेटेड, उनके रहन सहन से रिलेटेड, या वो जो डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहे हैं इंडिया में या कहीं बाहर, या उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कम है तो क्यों है, तो उसकी कुछ केस स्टडीज़ होती हैं जी। तो अगर वो केस स्टडी आप इकट्ठा कर सकें और उसको अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उससे ना आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो इन चीज़ों पर मेरे ख्याल से मैंने फोकस किया इस बार। और दूसरा आई गेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वही मेरे को लगता है मैंने 10-12 इस बार फुल एंड टेस्ट दिए थे एंथ्रोपोलॉजी के, और वो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट किया। तो ये जो माइनर चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पेपर करते समय। ओके सर, कई लोग और कई टॉपर्स और इसके अलावा कई जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए, कई टीचर्स ये बोलते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई इंसान करने से मतलब एक सिलेक्शन ले या नहीं ले, अच्छा इंसान ज़रूर बन जाता है। सर 4 साल पहले आप जब यूपीएससी के फील्ड में आए थे एक एस्पिरेंट बन के, और आज एक सेलेक्ट बन के हमारे सामने आज स्टूडेंट्स के सामने अपनी स्पीच दे रहे, क्या फ़र्क देखते हो सर? क्या वास्तव में कुछ मतलब एक अलग डिफरेंट और सोच में कुछ फ़र्क मिला? मतलब मुझे लगता है हाँ बिल्कुल मिलता है इसमें, मतलब जो आपका पूरा प्रिपरेशन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। तो अगर मैं 4 साल पहले देखूंगा अपने आप को और जो मैं आज हूँ, शायद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे मेरे अंदर जी। 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। एक तो चेंजेस होते हैं आपके नॉलेज वाले, बिल्कुल, जो आप सीख रहे हो इंडिया के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, जो आप सीख रहे हो उससे भी ना आदमी ग्रो करता है, सीखता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा जो ये है पॉलिटी है वो कैसी रही, इंडिया की व्यवस्था कैसी रही है। तो एक सीखने आपको समझ आती है उस चीज़ की, तो एक उस चीज़ से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे पता है। दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जैसे जब GS4 एथिक्स का पेपर है, तो जब आप उसको पढ़ते हो उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप गो थ्रू करते हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे कोई भी लीडर्स हों हमारे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, स्पोर्ट्समैन हों, तो ना उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं वो हाईलाइट होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करता है कि हाँ भाई ऐसा बनना है हमको लाइफ में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और एक तीसरा जो है तीसरा ये है कि इस पूरे एग्ज़ाम में ना आप 2-3 चीज़ें और सीखते हो। एक है पेशेंस, धैर्य इसको बोलते हैं, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 3-4 साल मेरे को लग गए हैं, तो लोगों को जनरली 2 साल तो मिनिमम लगते ही हैं, और 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ हो जाती है। दूसरा डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं आप सीखते हो, क्योंकि 8-10 घंटे पढ़ना रोज़ आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन उसके लिए चाहिए होता है, लगेगा वो चीज़, डिसिप्लिन आपको सिखाता है। तीसरा मेहनत करना सिखाता है आपको, तो रोज़ 365 दिन उठ के वही चीज़ बार बार पढ़ना, वो मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ही बनाता है। तो मैं अगर देखूँ ओवरऑल बहुत पर्सनैलिटी में आपको चेंजेस लेके आएगा एग्ज़ाम। ओके सर, मैं कल एक यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला था, उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो वो ये बोल रहे थे कि यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उसने प्रीलिम्स और सारी चीज़ें बार बार पढ़ ली है, लेकिन अभी क्या है ना कि वही जो बार बार पढ़ने का मन नहीं होता है। या सर आपके साथ होता था? और रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी, मतलब बार बार पढ़ने का वही नोट्स, वही सिलेबस, वही बार बार पढ़ने में मन नहीं लगता, तो सर क्या बोलना चाहोगे? देखो मन नहीं लगता तो फिर दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मन लगाना पड़ेगा उसमें। कोई मतलब ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आपको बिना रिवाइज करे निकलवा दे जी।
क्योंकि प्रीलिम्स में ना जो क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, तो आपको उसके लिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और याद कैसे होती हैं, जब आप मल्टीपल बार उसको रिवाइज़ करोगे। तो देखो उसका कोई भी इलाज नहीं है, दूसरा तरीका नहीं है, आपको बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना। फुल लेंथ टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। 50, 60, 100 जितने आप टाइम में जितना लगा सको उतने कम मैं मानता हूँ उस चीज़ को। तो टेस्ट लगाने से क्या होता है, एक तो आपको रिवीजन भी साथ साथ होता है, दूसरा कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है आप उसका सोल्यूशन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो रह जाता है, उससे फ़ायदा होता है। तो रिवीजन करना, बहुत सारे प्रैक्टिस करना। तीसरा जो PYQs जो हमारे जो UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQs, ये तीनों चीज़ मेरे को लगता है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अभी एक और भी एस्पिरेंट है जो मॉक टेस्ट में मतलब कम नंबर आ जाते हैं, और कई एस्पिरेंट है सबके साथ होता है सर। मॉक टेस्ट में नंबर आने से तो उनको लगता है कि मतलब रियल एग्जाम में ऐसा होगा मेरे साथ, और डिप्रेशन में चले जाते हैं सर। तो उस समय कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? ये देखो मॉक टेस्ट में कम नंबर आते ही हैं। देखो मेरे भी स्टार्टिंग में सबके ही आते हैं, इनफैक्ट किसी के भी ऐसा नहीं है कि 100 आ जाएंगे। आपके भी कम आते थे? हाँ, 40-50 नंबर से स्टार्ट किया मैंने भी, ऐसा नहीं है कि बहुत आते थे। तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना होता है। डे 1 में किसी के भी 100 नंबर नहीं आएंगे, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल वो है। तो और डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ यही होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ सीधे 100 नंबर आ जाएंगे, सिंपल प्रोसेस है। तो वही करना है आपको, 40-50 को लेकर 90-95-100 तक लेके जाना है। उसके लिए प्रोसेस वही है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस जो मैं बता चुका हूँ। डिफ़िकल्ट है बट सिंपल है, समझ रहे हो? डिफ़िकल्ट मतलब एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्ट है, प्रोसेस सिंपल है कि बार बार रिवाइज़ करना चीज़ों को, खूब सारी प्रैक्टिस करना। 40 मार्क्स आने कोई बात नहीं, उसको उससे जो सीखना है आप उसको एनालाइज करो, सीखो उस चीज़ से कि मैंने क्या गलतियाँ करी और आगे से वो गलतियाँ नहीं करोगे। और अपनी जो बारो टेक्स्ट बुक उनको रिवाइज़ करो, गलती से सीखो, रिवाइज़ करो, गलती से सीखो, रिवाइज़ करो। ऐसे धीरे धीरे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, धीरे धीरे अगर 2-3 महीने में खुद आप 90-95 पहुँच जाओगे। तो ये रहता है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? या मैं तो एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी पसंद था मुझे पढ़ने में, तो एक वो था, और पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था मुझे उस टाइम। अच्छा, इसके अलावा कोई और नॉवेल्स ऐसा कुछ पढ़ते थे फ्री टाइम? या नॉवेल्स वगैरह तो खैर कुछ इतना कुछ खास नहीं पढ़ता था मैं। ऐसा कुछ जो पर्सनल टाइम में ऐसा कुछ पढ़ते थे? या मैं टीवी देख लेता था यार, फिल्म। हाँ, फिल्म देख ली है, मूवीज़ देख ली, वेब सीरीज देख ली यार। बॉलीवुड हॉलीवुड नॉर्मल फिल्म जो होती हैं कुछ भी देख ली, जैसे नहीं, स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स कुछ अलग करते हैं। अरे नहीं भाई, क्या अलग करेंगे यार। तो कभी कभी तो बोर हो जाते हो ना यार पढ़ते पढ़ते, तो उस टाइम आप कोई वेब सीरीज उठा के देख ली या कोई फिल्म लगा ली कोई भी। मैं तारक मेहता भी देखता था कभी कभी, रात को खाते खाते कभी हंसने का मूड हो गया तो देखना ही पड़ता है यार, क्या उसमें तो क्या ही है। तो और सर अभी जून में प्रीलिम्स भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कई बार इंटरव्यू दे के वापस उसी फेज़ में आ जाते हैं, और कई बार जिनका पहली बार ही प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सर क्या ऐसी मतलब शानदार स्ट्रेटजी हो, या ऐसे क्या पॉइंट्स जो ध्यान में रखने चाहिए? अब स्ट्रेटजी सबको पता है, मगर कई बार क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपने 3 बार प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो वो कुछ अलग बातें स्टूडेंट्स के अंदर कुछ अलग। ये देखो अलग नहीं है, वही प्रोसेस है। प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट करूँगा, प्रोसेस आसान है बट डिफ़िकल्ट भी साथ में है। तो थोड़ा ब्रेकअप कर देता हूँ मैं आराम से, प्रॉपरली क्या करना है। क्या आपको दिन को 3-4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। एक चीज़ करनी है कि रोज़ प्रैक्टिस पेपर दो, 2 घंटे का प्रैक्टिस पेपर और 2 घंटे की उसकी एनालिसिस रोज़ करो कुछ काम। उसके अलावा आधा पौन घंटा PYQ से निकाल के रखो, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं 2-4 लगभग 4-4.5 घंटे आपको ये काम रहना चाहिए जी। बाकी जो टाइम बचता है उसको अगेन 2 पार्ट डिवाइड करो। एक में आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या और भी जो है NCERT हो गई, वो आप रिवाइज़ करो, रेगुलर रिवाइज़ करो। और जो बाकी जो टाइम बच जाता है उसमें करंट अफेयर्स अपने रिवाइज़ करो। तो यही चीज़ करनी है आपको, रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस करो, पेपर कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। रोज़ के रोज़ चीज़ें रिवाइज़ करो अपनी मतलब लाइन्स रिवाइज़ करो। एक दिन हम हिस्ट्री पढ़ो, अगले दिन मतलब हिस्ट्री खत्म करो, फिर ज्योग्राफी खत्म करो, पॉलिटी खत्म करो, और ये साइकिल चलाते रहो। और साथ साथ करंट अफेयर्स अपनी तैयार रखो। तो यही प्रोसेस है यार जो जिसने मेरे को निकलवाया प्रीलिम्स। और मतलब प्रोसेस भी यही होती है मेरे ख्याल से, बाकी लोगों की अलग भी हो सकती है। मेरे को लगता है ये प्रोसेस काम करी है, और शायद ये काम करती भी है। मुझे लगता है 3 बार से काम कर रही है, तो आई गेस काम करती होगी शायद। हाँ। तो सर आपने टेक्स्ट बुक जो आप स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर, हर कोई टॉपर्स बताता है, वो कितनी बार रिवाइज की लगभग मान के चलते हैं? यार काफ़ी बार करी है यार, मतलब जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं पेज नंबर तक याद हो जाता है, कई टॉपर्स बोलते हैं पेज नंबर मतलब मोटा मोटा आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक कहाँ पे, जैसे कोई भी टॉपिक है वो कहाँ पे होगा बुक के अंदर, ये 1-2 बार करके निकल जाएगा, ये इतना हो जाता है। पेज नंबर याद होना तो ठीक है, थोड़ा हो भी सकता है कि बड़ी बात नहीं है, पर
काफ़ी बार रिवाइज 10-12 बार मान लो तुम, कोई भी एग्ज़ाम से पहले, प्री से पहले लक्ष्मीकांत 10-12 बार रिवाइज हो जाती है, स्पेक्ट्रम भी हो जाती है, तो होता ही है यार ये काम। और सर जैसे आपने बोला कि मेंस में 2 अटेम्प्ट्स में कम मार्क्स आए थे और इस बार आपके ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स हैं, कम मतलब अच्छा मेंस किया है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन 72 रैंक से हुआ। तो मेंस में आपने मतलब पॉइंट्स ऐड किए या फिर क्या क्या उसमें चेंजेस किया? या मेंस में बेसिकली आंसर राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करी मैंने। तो वही है कि जो 3 होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है, तो तीनों को मैं कोशिश करी कि थोड़ा यूनिक, उसमें यूनिकनेस आए। जैसे कंक्लूजन है, कंक्लूजन में 4-5 लाइन का कंक्लूजन लिखना है अपने को, तो उसमें 1-2 लाइन्स जो है आप समराइज़ करो क्वेश्चन को, तो बाकी 1-2 लाइन में आप एक कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखा दो कि हाँ भाई कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, कि हाँ भाई ये अगले सालों में ये होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, या कोई कोर्स से आप ख़त्म करो, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के अंदर। वैसे ही इंट्रोडक्शन में आप कुछ यूनिक पॉइंट लेके आओ, कोई डेटा से स्टार्ट करो, कोई रिपोर्ट से स्टार्ट करो, या ठीक है डेफिनेशन से स्टार्ट कर ही सकते हो, तो उसमें यूनिकनेस। बाकी बॉडी में कोशिश ये करता था कि थोड़ा सा जो पॉइंट्स है मैक्सिमाइज हो सकें, तो काफ़ी भरी भरी लगे, तो ये करता था। उसके अलावा बॉडी में हर स्टेटमेंट को एग्जांपल सब्सटेंटिएट करना है, वो काम करना चाहिए। उसके अलावा बॉडी में आप डेटा यूज़ करो अच्छे से, मिनिस्ट्रीज जो हैं उसकी रिपोर्ट्स आप यूज़ करो। GS2 में जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, सेकंड ईयर से रिपोर्ट्स हैं, उसको ऐड करने की कोशिश करो अपने हर आंसर में। तो यही मुझे लगता है वैल्यू। और डायग्राम, फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम्स जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो तो करो, तो उससे क्या होता है कि आपकी कॉपी जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेबल लगती है जी, और चेक करने वाले को मज़ा आता है कि भाई ठीक है, बोरिंग नहीं हो रही है उसके लिए, अच्छा लिखा का। हाँ अच्छा लिखा है काफ़ी। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ऐड करनी ज़रूरी हो जाती हैं। और करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेज, या फिर करंट अफेयर्स का मायने तो बहुत रखता है, कई बार बोलते हैं कि प्रीलिम्स करंट अफेयर्स की वजह से रहा। और अभी टॉपर्स, एक और टॉपर्स के इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था, सेकंड में करंट का फोकस किया मेरा सिलेक्शन। तो करंट इंपॉर्टेंट तो है, पूरे एग्जाम में करंट इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए इनिशियल ईयर्स में मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद लेटर ऑन द हिंदू में शिफ्ट कर गया था मैं। और उसके बाद अलावा विजन की जो मंथली मैगजीन्स होती हैं और विजन की जो PT आती है, उससे मोस्टली मैं करंट अफेयर्स कवर करता था। वरना यूट्यूब में रैंडम वीडियोज़, जो करंट काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं, तो कोई भी टॉपिक में यूट्यूब में सर्च करा, उसका जो करंट चल रहा है वो मिल जाता था। तो ये सब सोर्सेज रहते थे करंट। सर ऐसे कोई यूट्यूब चैनल जो आप फॉलो करते थे और स्टूडेंट्स को लगे हेल्प? यार मतलब बेसिकली जो कोचिंग्स के चैनल होते थे, तो जैसे राउस है, इसका DNS है, डेली न्यूज़ सिम्प्लीफाइड, कभी वो देख लिया। उसके अलावा आई गेस दृष्टि के भी कुछ जिसमें न्यूज़ करंट आती रहती है। और एक मतलब यही सब यार मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, पर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। आप ना करंट अफेयर्स डालोगे, कोई भी टॉपिक है उसका UPSC लिखोगे, तो बहुत सारे कोचिंग्स के अपने अपने चैनल्स आते हैं जो करंट की वीडियोज़ डालती हैं, तो उससे आप कर सकते हो काम। तो वो है। सर सबसे ज़्यादा परेशान क्या करती थी UPSC में आपको? मतलब कई बार ऐसे जैसे डिप्रेशन, या फिर कई बार ऐसे हो जाता कि अब मेरे से नहीं होगा, तो परेशान कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करती थी? यार मतलब मेरे को लगता है मोनोटोनस जो रूटीन होता है आपका UPSC में, वो अब कहीं ना कहीं परेशानी देता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको रोज़ सुबह उठना है, वही अखबार पढ़ना है, वही आपको किताबें पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो ना एक मोनोटोनस रूटीन हो जाता है आपका। तो वो एक महीने बाद हाँ मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ यार, ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो परेशान देता था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको रोज़ टहलने जाना है, बात करनी है, मूवी देखनी, मतलब देखनी नहीं है, मतलब देख सकते हो टाइम थोड़ा सा अपना चेंज करने के लिए, वेब सीरीज देख सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। तो ये चीज़, तो मोनोटोनस रूटीन है, उसको ब्रेक करने के लिए जो भी कर सकते हो आप। खेलने चले जाओ भाई, बहुत अच्छा है, 1 घंटा खेलने का निकाल लो, जिम चले जाओ, ब्रेक करो रूटीन को, ताकि परेशान ना हो लंबे टर्म में। सर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई स्टूडेंट्स का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, UPSC इंटरव्यू देने के बाद भी कई प्रीलिम्स में नहीं हुए, कई मेंस में बाहर हो गए, उनको आप क्या अपने संदेश है, क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आपने 2 स्टेज ऐसे देखे हैं, बहुत करीबी से देखा है, क्या बोलो? मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जो इंटरव्यू के बाद स्पेशली अगर कोई बाहर हो रहा है तो बहुत ही पेनफुल फीलिंग होती है। खुद 2 बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो है यार बहुत गंदी फीलिंग है, पर उससे निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मतलब वो ये आपको हिम्मत खुद से भी जनरेट करनी पड़ेगी, बाकी आपके पेरेंट्स साथ में, आपके फ्रेंड्स साथ में, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है उनसे। तो अच्छे लोग पास में होना बहुत ज़रूरी है फेलियर के बाद, स्पेशली फेलियर के टाइम में। बाकी हिम्मत खुद पर रखो। और मुझे लगता है कि यार अगर आप, वही है देखो 2-3 चीज़ें ही हैं, आपको रिवीजन करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, प्रैक्टिस खूब करनी है, रिवीजन खूब करना है, और लगे रहना है इस प्रोसेस पे।
तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो मुझे लगता है एक ना एक दिन आपका हो ही जाना है, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुँचना मतलब आप काफ़ी क्लोज हो। बिल्कुल, मतलब हाँ, सिलेक्शन काफ़ी मान लो, क्लोज selection काफ़ी क्लोज एक दो हो, नंबर तो से अगले ज़्यादा साल तो आपका पक्का ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि आप अगले साल निकल जाओगे। और बाकी इनका प्री और मेंस नहीं हो रहा है तो उनके लिए वही बोलूँगा कि आप जो सोर्सेज हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कहीं कमी रह रही है, वो भी आप कर सकते हो काम। ये आपको लग रहा है कि आपने प्रैक्टिस रफ नहीं करी तो प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, और लगे रहना यार, यही। ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और ये वीडियो देख के बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी हकीकतों से रूबरू होंगे कि आखिरकार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैसे तैयारी करते हैं और कैसे तैयारी करके कैसे किन किन सोर्स से फॉलो करके यूपीएससी टॉपर्स बनते हैं, और क्या क्या मतलब बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से, गांव देहात से तैयारी करते हैं, उनको ये वीडियो देख के बहुत हेल्प मिलती है। आपने स्पेशली टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं, 28 अप्रैल दोपहर 1 बजे अनअकैडमी मंजिल 2024 होने वाले बिगेस्ट इवेंट को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही अनअकैडमी अनस्टॉपेबल यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि 28 तारीख को होने वाले इवेंट की आप नोटिफिकेशन आ सकें। तो बहुत बहुत